Hello everyone, welcome back to our channel. It's Priyanka. This is our fifth video on chemical kinetics. Without wasting any time, let's start the video. Our first topic is general expression for time taken for nth fraction of reaction of first order to complete. Means आपको टाइम के लिए एक्सप्रेशन निकालना है जब nth फ्रैक्शन रिएक्शन की होगी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि nth फ्रैक्शन रिएक्शन की होगी है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, विच इज T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के log A नोट बाय A। T टाइम पीरियड है, K रेट कांस्टेंट, A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिएगा, A जो है जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बची हुई कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि 80% रिएक्शन होगी। अगर 80% रिएक्शन होगी है तो कितनी बची? 20। तो आप A की वैल्यू 20 राइट करोगे, ना कि 80। सिमिलरली इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि nth फ्रैक्शन हो गया। अगर nth फ्रैक्शन हो गया, nth फ्रैक्शन का मतलब क्या है? A नोट बाय n। इनिशियल का nth फ्रैक्शन मीन्स A नोट बाय n हो गया, तो बची कितनी? जितनी थी उसमें से A नोट बाय n माइनस कर दो। कितनी थी स्टार्टिंग में? A नोट, उसमें से माइनस कर देंगे A नोट बाय n। तो A की वैल्यू हम राइट करेंगे यहाँ पे A नोट माइनस A नोट बाय n। जितनी थी उसमें से हमने जो रिएक्ट कर रही है वो माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या बचे? बची हुई कंसंट्रेशन। सोल्व करने के बाद हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आएगा 2.303 बाय के log n अपॉन में n माइनस 1। Next is general expression for time taken for the reactant to reduce to nth fraction। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट किया हुआ है to reduce the nth fraction। to reduce the nth fraction means nth fraction रह गई है। अगर nth फ्रैक्शन रह गई है तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? A नोट बाय n। पहले वाली स्लाइड में वो लिखा हुआ था कि nth फ्रैक्शन रिएक्शन की होगी है, तो बची कितनी? A नोट माइनस A नोट बाय n। अब यहाँ पे कहा उन्हें टू रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन। टू रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन का मीन्स होता है भी nth फ्रैक्शन रह गई है, कि बची हुई हमारी जो कंसंट्रेशन है वो nth फ्रैक्शन है। मीन्स A की वैल्यू यहाँ पे A नोट बाय n मेंशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के log A नोट बाय A। ए क्या होता है? बची हुई कंसंट्रेशन। यहाँ पे कितनी बची हुई है? A नोट बाय n। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे A नोट बाय n। पुट करने के बाद हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के log n। Next topic is amount of substance left after n half life। मीन्स आपको ये बताना है कि कितना सब्सटेंस बचेगा n हाफ लाइफ के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जितनी थी उसकी हाफ रह जाती है। जितनी थी उसकी हाफ रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंसंट्रेशन थी 100, तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद कंसंट्रेशन आपकी 50 बचती है। तो हाफ लाइफ का मतलब है कि कंसंट्रेशन जितनी थी उसकी हाफ रह जाती है। अब जनरल एक्सप्रेशन समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास A नोट है, तो कितनी सब्सटेंस बचेगा एक हाफ लाइफ के बाद? जितनी थी उसका हाफ। मीन्स A नोट थी तो A नोट का हाफ क्या हो जाएगा? A नोट बाय 2। A नोट बाय 2 को हम A नोट बाय 2 की पावर 1 भी राइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बतानी है अपने लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद बताने की कितनी सब्सटेंस बचेगा। कितनी थी पहले? A नोट बाय 2, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? A नोट बाय 4। A नोट बाय 4 को आप राइट कर सकते हो
ए नोट बाय 2 की पावर 2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, कि 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, जितनी पहले थी कितनी थी ए नोट बाय 4, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा ए नोट बाय 8। ए नोट बाय 8 को आप राइट कर सकते हो ए नोट बाय 2 की पावर 3। अगर आप जनरलाइज करो, फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 2 की पावर 1 है, सेकेंड हाफ लाइफ है तो 2 की पावर 2 है, थर्ड हाफ लाइफ है तो 2 की पावर 3 है। तो अगर हम एन हाफ लाइफ के बाद बात करें जनरली, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी एन। देयरफॉर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ वो हो जाएगा ए नोट बाय 2 की पावर एन के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। मीन्स हमें रेट इक्वेशन निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए गैस फेस में। गैस फेस रिएक्शन मीन्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंसीडर करी एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन ए गिव राइज टू बी प्लस सी। हेयर A, B and C are in the gaseous state. सपोज करते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है A का P नोट है और कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर है A का वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज कितना हुआ है P ATM। डिक्रीज बाय का मतलब होता है इतना डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज टू का मतलब हो गया इतना रह गया। यहाँ पे हमने राइट किया डिक्रीज बाय, मतलब इतना प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना P नोट माइनस P। अब हम दोबारा से रिएक्शन कंसीडर करते हैं A गिव राइज टू B प्लस C। इनिशियल प्रेशर हमने A का सपोज किया है P नोट। इनिशियल प्रेशर मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो उस केस में हम प्रोडक्ट के प्रेशर को 0 कंसीडर करते हैं। इसीलिए हमने B और C का इनिशियल प्रेशर 0 राइट किए हैं। प्रेशर आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर है ए का डिक्रीज हो जाता है, और कितना डिक्रीज होता है पी, तो कितना बचा पी नोट माइनस पी, और जितना डिक्रीज होएगा उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए हमने बी और सी का प्रेशर राइट किया है पी। ये बिल्कुल सेम है जैसे हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में करते थे। मान के चलीजिए कि हमारे पास टोटल 100 था, उसमें से 20 जो है वो रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया। जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना ही क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट। तो अगर 20 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा 20। सेम एज इट इज यहाँ पे पी रिएक्ट कर रहा है तो पी जो प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे रिएक्ट की जगह हम क्या वर्ड यूज करें कि जो प्रेशर है एक इतना डिक्रीज हुआ है, जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट। फिर हम टोटल प्रेशर निकालते हैं आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो प्रेशर है उसको प्लस करने से हमारे पास निकल जाता है टोटल प्रेशर। मीन्स रिएक्टेंट का जो प्रेशर है टाइम टी के बाद है वो है पी नॉट माइनस पी, और प्रोडक्ट के हैं पी पी। इन सबको ऐड करने से हमारे पास आ जाता है टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी टी से। तो यहाँ से हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नोट। अब जो हमारी P की वैल्यू आई थी उसको हमने यूज करा ताकि हम प्रेशर निकाल सकें A का आफ्टर टाइम T PT की फॉर्म में। हमारे पास फॉर्मूला था प्रेशर जो A का आफ्टर टाइम T का P नॉट माइनस P। P की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट करी है, वो होती है PT माइनस P नॉट। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2P नॉट माइनस PT। मीन्स हमने यहाँ पे प्रेशर निकाला है ए का पीटी की फॉर्म में। पहले हमारे पास प्रेशर था पी नॉट माइनस पी, अब हमने उस प्रेशर को पीटी की फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमारा जो प्रेशर है ए का आफ्टर टाइम टी आ जाता है 2P नॉट माइनस पीटी। अब जो हमारा जो इनिशियल प्रेशर होता है वो बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन की तरह होता है। सेम एज इज जो प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी है वो बिल्कुल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। मीन्स इनिशियल प्रेशर को हम इनिशियल कंसंट्रेशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी लिख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 2.303
बाय टी log ए नोट बाय ए. ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और ए फाइनल. अब हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करेंगे. ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम इनिशियल प्रेशर यूज करेंगे और इनिशियल प्रेशर था हमारे पास पी नोट और ए है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्रेशर आफ्टर टाइम टी और जो प्रेशर है आफ्टर टाइम टी हमारे पास आया 2p नोट माइनस पी टी. तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 2.303 बाय टी log p नोट अपॉन में 2p नोट माइनस पी टी. पी नोट इनिशियल प्रेशर है और पी टी टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी. नेक्स्ट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती एक्चुअली, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है. मींस रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. मतलब एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंसीडर करी एक रिएक्शन CH3COOC2H5 मींस एस्टर प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम मींस हमने जो रिएक्शन है वो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में की है, इसीलिए हमने एरो के ऊपर H पॉजिटिव राइट किया. गिव राइज टू अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल है C2H5OH और कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH. रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रिएक्टेंट्स की, मींस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन के और वाटर के. फिर हमने एक कंडीशन अप्लाई करती कि अगर हम वाटर को एक्सेस में ले लें, अगर हम वाटर को एक्सेस में ले लेंगे तो जो रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. मींस जो वाटर की कंसंट्रेशन है एक तरह से कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे हम, क्योंकि रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो अब जो रेट है हमारा वो डिपेंड करेगा सिर्फ एस्टर के ऊपर, मींस CH3COOC2H5 के ऊपर, और CH3COOC2H5 की पावर है 1. तो इसका मतलब जो रेट है वो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. पहले जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब जो रेट है वो एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर जो रेट है वो एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है. मींस पहले जो रिएक्शन थी वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी, लेकिन कंडीशंस अप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है. Thus, rate is equals to K CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन. ये फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस. द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 इनवर्स. रेट कांस्टेंट की आपको वैल्यू दी हुई है जो है 60 सेकेंड इनवर्स, और आपको रिएक्शन ही मेंशन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अगर राइट क्या हुआ है हाउ मच टाइम विल इट टेक, मीन्स हमें टाइम निकालना है. टाइम निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू. मीन्स हमें टाइम तब कैलकुलेट करना है जब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्शन की वो उसकी 1/16 वैल्यू रह जाती है. लिखा हुआ ना टू रिड्यूस्ड टू इट्स 1/16 वैल्यू. रिड्यूस टू का मतलब होता है इतनी वैल्यू रह गई है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है T is equals to 2.303 by K log A नोट by A. A जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन. उन्होंने क्या कहा रिड्यूस्ड टू 1/16 वैल्यू, मतलब इतनी फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास रह गई है. अगर इतनी फ्रैक्शन की वैल्यू रह गई है तो हमारे पास हम जनरल क्या लिखते हैं A की वैल्यू की जगह A नोट by N. फिर हम A नोट by N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे A नोट by 16 और K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 60. तो ओवरऑल आंसर आ जाता है हमारे पास 0.0462 सेकेंड इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 60 मिनट्स. व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स. हमें फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ 60 मिनट्स. हमें ये बताना है कि 240 मिनट्स के बाद कितनी परसेंटेज होगी.
अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितनी हाफ लाइफ है तो मैं उससे ये बता सकती हूँ कि कितना सब्सटेंस बचेगा उतनी हाफ लाइफ के बाद। और जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आ जाएगा फिर हम इजीली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें हाफ लाइफ पता करनी है। हमें पता है 60 मिनट्स की एक हाफ लाइफ है, तो एक मिनट में कितनी हाफ लाइफ आएंगी 1/60। तो 240 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी 240 इंटू 1/60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 240/60 विच इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ का था a0/2n। यहाँ पे हमें 4 हाफ लाइफ है तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4, तो बन जाएगा a0/2 विच इज इक्वल्स टू a0/16। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.0625 a0। लेकिन क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज पूछिए तो परसेंटेज निकल जाएगी 6.25%। Next question is the rate constant K for pseudo first order reaction is, first option है 2.303 upon T log C0 minus C। next option है 2.303 log C by C0। next is 2.303 upon T log C0 plus C and last is 2.303 upon T log C0/C। हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जो फर्स्ट ऑर्डर की एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2.303 log इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसेंट्रेशन। इनिशियल को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आंसर बन जाता है डी 2.303 अपॉन टी log C0/C। C0 इनिशियल कंसेंट्रेशन है और C फाइनल कंसेंट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion रीजन। assertion है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मीन्स अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये assertion बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोलिसिस है एस्टर की वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और वो कब करती है, एक कंडीशन अप्लाई करने के बाद। उस कंडीशन में क्या था कि हम जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो एक्सेस में ले लेते थे। वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में लेने की वजह से जो रेट है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो कंसंट्रेशन है वाटर की तो वो किसकी तरह एक्ट करती है, कांस्टेंट की तरह। तो जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसीलिए जो हाइड्रोलिसिस है एस्टर की वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो assertion बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। रीजन बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है assertion को, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो है एस्टर की वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तभी फॉलो करती है अगर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो हम एक्सेस में ले लेंगे। कंसंट्रेशन वाटर की एक्सेस में ले ली मीन्स जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। हैंस बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Next question is which of the following represents expression for 5/6 life of first order reaction। मीन्स आपको टाइम निकालना है जब 5/6 रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2.303/K log 6/5। नेक्स्ट इज 2.303/K log 5/6। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2.303/K log 6 and the last option is 2.303/K log 5। मीन्स आपको T 5/6 निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 5/6 लाइफ का मतलब कि 5/6 जो है रिएक्शन हो चुकी है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो बचेगी कितनी, R0 में से हम 5/6 R0
माइनस कर देंगे। जैसे हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधी रिएक्शन हो गई है, तो हम क्या करते थे, आर नोट में से 1/2 आर नोट माइनस कर देते थे। सेम एज इट इज, जब 5/6 रिएक्शन हो गई है तो बची कितनी, आर नोट में से 5/6 आर नोट माइनस कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 by k log 6. Hence, option is C. Last question is, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume, and the reaction is 2 times N2O5 give rise to 2 times N2O4 plus O2. टाइम 0 है तो प्रेशर दिया हुआ है 0.5 atm, और टाइम 100 सेकेंड है तो प्रेशर दिया हुआ है 0.512। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, मींस आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में है, मींस आपको जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो प्रेशर की फॉर्म में यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन राइट करेंगे, 2 times N2O5 give rise to 2 times N2O4 plus O2। इनिशियल प्रेशर हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ है वो है 0.5। इनिशियल मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्ट का प्रेशर होएगा 0 हम मान के चलते हैं 100 सेकेंड्स के बाद जो प्रेशर है N2O5 का वो डिक्रीज हो गया, और वो मान के चलते हैं 2p डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर होएगा N2O5 का आफ्टर 100 सेकेंड्स 0.5 माइनस 2p। हमने यहाँ पे 2p इसलिए यूज किया है 2, बिकॉज जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N2O5 का वो 2 है, और हमने जो एक्सप्लेन किया था जनरल एक्सप्रेशन उसमें हमने p लिखा था, क्योंकि a का कोफिशिएंट वहां पे 1 था, इसलिए हमने वहां पे p0 माइनस p राइट किया था। लेकिन यहाँ पे N2O5 का कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए हमने माइनस में 2p यूज किया। सेम एज इट इज, वहां पे b और c का कोफिशिएंट 1 था, इसीलिए हमने pp राइट किया था। लेकिन यहाँ पे N2O4 का कोफिशिएंट 2 है तो हम 2p राइट करेंगे, O2 का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1p राइट करेंगे। मींस जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आएगा। हमें p टोटल की वैल्यू दी हुई थी, टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.512, और हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर सबको ऐड करके, 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है 0.012 atm। इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.5 atm, लेकिन हमें प्रेशर N2O5 का 100 सेकेंड्स के बाद अगर हमें कैलकुलेट करना है, हमें लिखा था 0.5 माइनस 2p, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो प्रेशर है N2O5 का 100 सेकेंड्स के बाद आ जाता है 0.476 atm। हमारे पास फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल प्रेशर अपॉन में फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर 0.5 था, फाइनल 0.476 एंड टाइम इज 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाता है 4.98 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपको 100 सेकेंड के बाद जो प्रेशर दिया हुआ है वो 0.512 वो टोटल प्रेशर है, मीन्स पीटी की वैल्यू दी हुई है। तो आपको फॉर्मूले के अंदर हमें रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर चाहिए, और फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का था 0.5 माइनस 2p। अब p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें p टोटल की वैल्यू की हेल्प से हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो आपको सिर्फ मेन चीज़ यहाँ पे यही याद रखनी है कि क्वेश्चन में 0.512 आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ना कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। आपको सिर्फ मेन चीज यहाँ पे यही याद रखनी है।